हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। इसमें हमारा चैप्टर 6 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चल रहा है। इसमें आज हम ये 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, ऑब्लिगेटरी रिफॉर्म्स एंड रिफॉर्म मेजर्स। तो शुरू करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया से। इंडिया के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे ये हमने लॉन्च करे थे 23 जुलाई 1991 में। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गए थे। हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। जो फॉरेक्स था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। जिसके चलते हुए अब जब हम IMF के पास गए, उनसे हेल्प मांगी, तो उन्होंने हमारे सामने कुछ कंडीशंस रख दी और जिनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें अपनी इकोनॉमी में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े। अब जब हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए थे 1991 में, उस टाइम पे हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे PV नरसिम्हा राव और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी। लेकिन अगर हम बात करें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत कहीं ना कहीं मिड 1980s से ही हमने करनी शुरू कर दी थी। हमने मिड 1980s से ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। लेकिन उस टाइम पे जो हमने रिफॉर्म्स किए थे ना, वो बहुत ही लिमिटेड रिफॉर्म्स थे। उस टाइम पे जो लिबरलाइजेशन हुई थी 1980s के टाइम पे, वो पार्शियल लिबरलाइजेशन हुई थी। क्योंकि 1980s के टाइम की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे वॉशिंगटन कॉन्सेंसस चल रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बहुत ही लिमिटेड रिफॉर्म्स करे थे। इतने ज़्यादा जो रिफॉर्म्स हमने 1991 में किए, इतने ज़्यादा रिफॉर्म्स हमने उस टाइम पे नहीं किए थे। तो इसीलिए अगर हम बात करें रिफॉर्म्स की, इंडस्ट्रीज़ के फील्ड में, ट्रेड के, इन्वेस्टमेंट के फील्ड में, इवन के एग्रीकल्चर के फील्ड की भी बात करें, तो हर एक फील्ड में जो रिफॉर्म्स आने शुरू हुए थे वो शुरू हुए थे 1990s की शुरुआत में शुरू हो गए थे, बट एक्चुअल में इनकी शुरुआत 91 में हुई थी, राइट। अब जो लिबरल पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अनाउंस करी थी 1980s के टाइम पे, वाशिंगटन कॉन्सेंसस की आइडियोलॉजी उस टाइम पे ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही थी, तो उस टाइम पे वो लिबरल पॉलिसीज जो आई थी, तो उस टाइम पे भी हमने जब रिफॉर्म करने शुरू करे थे तो उनको हमने नाम दिया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। लेकिन जो वो वाले रिफॉर्म्स थे ना, वो इतने ज़्यादा हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वाशिंगटन कॉन्सेंसस का इन्फ्लुएंस चल रहा था। इसीलिए वो जो रिफॉर्म्स थे वो हमारी इकोनॉमी को इतना ज़्यादा चेंज नहीं कर पाए। तो ऊपर से फिर अगर हम 7th प्लान की बात करें, 85 से 90 के बीच में जो आया था 7th 5 ईयर प्लान, तो उस टाइम पे हमने अपनी जो मार्केट रेगुलेशंस थी उनको थोड़ा रिलैक्स करा। और ऊपर से हमने उस टाइम पे क्या किया, बहुत सारी हैवी बोरोइंग्स कर ली, एक्सटर्नल बोरोइंग्स कर ली, ठीक है, बाहर से पैसा उधार ले लिया अपनी कंट्री में रिफॉर्म्स करने के लिए। तो यहीं से फिर शुरुआत होती है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की। अब उस टाइम पे हमने अपनी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए हमने क्या किया, पैसा उधार ले लिया, फॉरेन बोरोइंग्स कर ली, बहुत सारे इंपोर्ट जो थे वो हमने बढ़ा दिए। तो उसके चलते हुए फिर 1991 में जो हमारा देश था, हमारा इंडिया था, वो बहुत ही कर्जे में डूब चुका था। हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ चुके थे, हमारे पास जो डॉलर थे वो बिल्कुल खत्म हो चुके थे। अब एक रीजन तो इसका आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, दूसरा रीजन आता है गल्फ वॉर। फर्स्ट गल्फ वॉर जो हुई थी 1991 में शुरुआत हुई थी, तो उस टाइम पे हुआ क्या था, ईरान ने एकदम से कुवैत पे हमला कर दिया। तो कुवैत पे हमारे बहुत सारे इंडियंस काम कर रहे थे। गल्फ वॉर जब हुई तो उस टाइम पे जो हमारे इंडियंस थे वो कुवैत से वापस इंडिया आना शुरू हो गए। अब जब इंडियंस वापस इंडिया आना शुरू हो गए तो उससे क्या हुआ, जो हमें प्राइवेट रिमिटेंसेस वगैरह आते थे बाहर से, गल्फ कंट्रीज से, कुवैत वगैरह से, तो वो हमारे आने बंद हो गए। ऊपर से जो गल्फ वार हुई थी उससे तेल के प्राइसेस जो थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ गए, और ऊपर से जो हमारे इंडियन वहां पे बैठकर कमाई कर रहे थे वो भी, उनकी कमाई खत्म हो गई, वो वापस इंडिया में आ गए। तो ये 2 रीजन बनते हैं हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के। तो हमारा देश जो था उस टाइम पे बिल्कुल ही कर्जे में डूब चुका था, जिसके चलते हुए हमें 1991 में फोर्सफुली जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स IMF ने हम पे थोपे थे वो करने पड़े।
नो डाउट जो हम रिफॉर्म्स लेकर आए थे उन रिफॉर्म्स को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया। जो अपोजिशन पार्टीज थी पार्लियामेंट में, उन्होंने भी हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को क्रिटिसाइज किया। कम्युनिस्ट पार्टीज ने, इवन के बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल हाउसेस थे, बिजनेस हाउसेस थे, मीडिया एक्सपर्ट्स, मास्टर्स, बहुत सारे लोगों ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया उस टाइम पे जो इंडिया ने एक बोल्ड स्टेप लिया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने का। लेकिन नो डाउट उसके बाद कुछ टाइम बाद उसके हमें बेनिफिट्स भी हुए, जो रिफॉर्म्स हमने करे थे उसके बेनिफिट्स भी हुए। तो जब इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बेनिफिट्स देखे तो उसके बाद फिर इन रिफॉर्म्स को बोला जाने लगा एंटी पुअर एंड प्रो रिच, कि जो अमीरों के लिए तो ये रिफॉर्म्स अच्छे हैं लेकिन गरीबों के लिए ये कुछ नहीं कर पा रहे। ये जो रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए हो आप, वो सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से फिर इनको क्रिटिसाइज किया जाने लगा, बोला जाने लगा कि ये जो रिफॉर्म्स आए हैं ये आम आदमी के लिए कुछ नहीं कर रहे, मासेस के लिए कुछ नहीं कर रहे, ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट लोगों के लिए ही आए हैं जो रिफॉर्म्स किए गए हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं ऑब्लिगेटरी रिफॉर्म्स। अब हमने देखा कि 1980s में ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत हो चुकी थी, स्पेशली जो साउथ एशियन कंट्रीज थी वहाँ पे इनकी शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन जो साउथ एशियन कंट्रीज थी ना, लाइक सिंगापुर हो गया, वहाँ पे जो रिफॉर्म्स आए थे वो उनका वॉलंटरी डिसीजन था, वो उन कंट्रीज का वॉलंटरी डिसीजन था, वो अपनी मर्जी से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ला रही थी। और इंडिया के केस की अगर हम बात करें तो इंडिया के केस में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का डिसीजन था ये इनवॉलंटरी डिसीजन था। इंडिया वाले खुद से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं लाना चाहते थे, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के चलते हुए इंडिया वालों को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े, ना चाहते हुए भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े। जब इंडिया के पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गए तो इंडिया वाले गए आईएमएफ के पास, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के पास गए उनसे हेल्प मांगने के लिए। भाई हमारे पास जो डॉलर है वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ चुके हैं, आप हमारी कुछ हेल्प कर दो। तो हेल्प करने के बदले में आईएमएफ ने इंडिया पे कुछ कंडीशंस लगा दी, अपनी कुछ शर्तें रख दी कि अगर आप हमारी बातें मानोगे तो हम आपकी हेल्प करेंगे। अब आईएमएफ वालों ने उस टाइम पे क्या बोला था? आईएमएफ वालों ने बोला था कि आपकी जो स्टेट ओन्ड कंपनीज है ना उनको प्राइवेटाइज कर दो, उनको थोड़ा उनके जो शेयर्स है वो प्राइवेट सेक्टर को बेचना शुरू कर दो, अपनी इकोनॉमी को प्राइवेटाइज करना शुरू कर दो। अब आप खुद सोचो, जो स्टेट ओन्ड कंपनीज थी उनको एक टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब जिन कंपनीज को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया माना जाता है, जहां पे इंडिया के इतने सारे लोग कम काम कर रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उन्हीं कंपनीज को ये बोल रहे हैं प्राइवेट करने को कि आप इनको थोड़ा प्राइवेटाइज करो, इनके कुछ शेयर्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर को बेच दो। तो उस टाइम पे ये बहुत बड़ी बात थी जिसको मानना। लेकिन अब इंडिया के पास और कोई रास्ता नहीं था तो इंडिया वालों को उनकी बात माननी पड़ी। तो इस चीज को बाद में बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी करा। लॉन्ग रन में जो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे उसका फायदा भी हुआ। तो जब इसके बेनिफिट्स देखने को मिले तो जो लोग थे, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स थे, वो इसका क्रेडिट देने लगे जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी, पीवी नरसिम्हा राव जी को और मनमोहन सिंह जी को, जो राव मनमोहन की गवर्नमेंट थी। तो इनको सारा क्रेडिट दिया जाने लगा जो रिफॉर्म्स 1991 में हुए थे। तो इस चीज को लेकर फिर जो बाकी ऑपोजिशन वाले थे या बाकी के कुछ एक्सपर्ट्स थे वो बोलने लगे कि आप इनको क्यों क्रेडिट दे रहे हो? अब ये जो रिफॉर्म्स बनाए गए थे ये तो आईएमएफ ने बनाए थे, इंडिया वालों ने तो बनाए ही नहीं थे, ये तो आईएमएफ के बनाए हुए रिफॉर्म्स थे, इन्होंने तो सिर्फ उनको इम्प्लीमेंट ही किया है। इन्होंने कौन से रिफॉर्म्स बनाए हैं जो आप राव मनमोहन गवर्नमेंट को इसका क्रेडिट दे रहे हो? लेकिन फिर बात वही आती है कि जो आईएमएफ ने रिफॉर्म्स बनाए थे वो तो आईएमएफ ने बहुत टाइम पहले ही बना दिए थे, 1980s के टाइम पे ही वो बन गए थे। लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने उन जो रिफॉर्म्स को हमारे इंडिया में इंप्लीमेंट किया ही नहीं है। इंप्लीमेंट किन्होंने किया? इंप्लीमेंट किया पीवी नरसिम्हा राव जी ने, और उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी। तो इनको इंप्लीमेंट जिस गवर्नमेंट ने किया है तो क्रेडिट तो उस गवर्नमेंट को ही मिलना चाहिए ना। तो अब इन्होंने उन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया, इसीलिए इनको क्रेडिट दिया जाने लगा रिफॉर्म्स का। तो धीरे धीरे अब हम देखो, इंडिया में मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम था, कोलिशन की गवर्नमेंट थी, तो उसके चलते हुए इंडिया में जो रिफॉर्म्स लाए गए थे उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाने लगा। तो इस पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये बात भी बोली कि जो इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है ना, उन्होंने कंट्री को उतना बेनिफिट नहीं किया जितना कि पॉलिटिक्स ने इसको क्रिटिसाइज कर करके इंडिया को डैमेज कर दिया है।
The politics of economic reforms damaged India more than the reform has benefited the country. रिफॉर्म से कंट्री को उतना बेनिफिट नहीं हुआ जितना लोगों ने क्रिटिसाइज कर करके इंडिया को नुकसान पहुंचा दिया है। अब मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम था तो वो क्या कर रहे थे, अब ऑपोजिशन वालों का तो काम ही होता है क्रिटिसाइज करना, तो वो लोगों को उनके अगेंस्ट कर रहे थे कि ये रिफॉर्म्स हमारे लिए अच्छे नहीं है। लोगों में इमोशनल इश्यूज लेकर आ रहे थे, रिलीजन का, कास्ट का, तो लोगों को बेसिकली रिफॉर्म्स के अगेंस्ट कर रहे थे ऑपोजिशन पार्टीज वाले। अब उस टाइम पे आईएमएफ ने इंडिया के ऊपर और कौन कौन सी कंडीशंस रखी थी, एक बार डिटेल में उनको भी कर लेते हैं। आईएमएफ ने पहले बोला कि अपनी जो रुपये की वैल्यू है ना उसको बाय 22% आप डीवैल्यूएट करो, रुपये की वैल्यू को डीवैल्यूएट करो। पहले रुपये की वैल्यू कितनी थी, 21 थी, तो 21 से इन्होंने कम करके कितनी कर दी, 27। ठीक है, जो डॉलर का रेट था वो इन्होंने बढ़ा दिया। ठीक है, पहले $1 था, $1 के 21 होते थे, अब इन्होंने कर दिए 27। तो रुपये की जो वैल्यू थी वो डीवैल्यूएट कर दी। सेकंड, इन्होंने बोला कि आपकी जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम करो। पहले इंपोर्ट ड्यूटी होती थी 130%, इन्होंने बोला 130 से 30% तक लेकर आओ अपने इंपोर्ट टैरिफ को। तो धीरे धीरे फिर 30% से भी 2001 तक आते आते जो इंपोर्ट ड्यूटी थी वो कम होकर रह गई 15%। आज की डेट में अलग अलग आइटम्स पे अलग अलग इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। फिर उन्होंने बोला कि जो एक्साइज ड्यूटी है उसको बढ़ा दो, उसको बाय 20% आप इंक्रीज कर दो। तो इसके साथ साथ इन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, इंडिया में जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसको 10% तक आप कम कर दो, एनुअली उसको 10% कम कर दो। जिसमें क्या आ जाता है, जिसमें आ जाता है जो गवर्नमेंट को चलाने का खर्चा, जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट दे रही है, जो सैलरीज वगैरह एम्प्लॉयज को दे रही है वो थोड़ी कट कर दो, पेंशंस कम कर दो, प्रोविडेंट फंड हो गए, सब्सिडीज वगैरह जो गवर्नमेंट दे रही है, तो वो सारी चीजें आप एनुअली 10% तक कम कर दो सारी चीजें। ये कुछ आईएमएफ ने इंडिया वालों के ऊपर शर्तें रखी थी उस टाइम पे इंडिया वालों की हेल्प करने के बदले में। नो डाउट कुछ टाइम के बाद इंडिया वालों ने जो पैसा आईएमएफ से लिया था 1991 के टाइम पे वो उनको वापस कर दिया, और उसके साथ साथ इंडिया वालों ने अपनी इकोनॉमी में बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करे थे आईएमएफ की कंडीशंस को पूरा करने के लिए। क्योंकि आईएमएफ वालों ने जो इंडिया पे कंडीशंस लगाई थी उन कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए इंडिया वालों को अपनी इकोनॉमी में कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत थी। और उस टाइम पे आईएमएफ का मेन गोल क्या था, आईएमएफ का अल्टीमेट गोल था इंडिया की हेल्प करना, और इंडिया की इस तरह से हेल्प करना सो दैट कि फ्यूचर में इंडिया में कुछ ऐसे क्राइसिस ना आए। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन उस टाइम पे आ गई थी इंडिया में, तो फ्यूचर में ऐसे सिचुएशन ना आए, इसीलिए आईएमएफ ने इंडिया वालों पे कुछ शर्तें रखी थी, कुछ कंडीशंस रखी थी, सो दैट कि इंडिया वाले अपनी इकोनॉमी में इतने के रिफॉर्म्स कर ले कि फ्यूचर में इंडिया को ऐसी सिचुएशन फेस करने की जरूरत ना पड़े। नो डाउट उस टाइम पे अब इंडिया में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे उसको इंडिया वालों ने बहुत सारा क्रिटिसाइज करा था, भर भर के क्रिटिसिज्म इसका इंडिया में हुआ था। अब उसके बाद अगर हम ग्रोथ की बात करें तो उसके बाद जो इंडिया की इकोनॉमी में रिफॉर्म्स आए, रिफॉर्म्स करने के बाद इंडिया की ग्रोथ भी हुई थी, लेकिन स्टिल क्रिटिसाइज भी इसको बहुत ज्यादा किया गया था। तो अब इम्प्लीमेंट करने के लिए अब जो रिफॉर्म्स आईएमएफ ने बोले थे उसको, उन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया वालों ने 2 तरह के मेजर्स उस टाइम पे लिए थे। पहला मेजर था मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेजर। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में मेजर में क्या था कि इंडिया की इकोनॉमी को स्टेबल करने की जरूरत है, इंडिया की इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने की जरूरत है, डोमेस्टिक डिमांड्स बढ़ाने की जरूरत है। डोमेस्टिक डिमांड बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, लोगों की जो परचेजिंग पावर है उसको बढ़ाना पड़ेगा। लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना होगा। अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा तभी तो लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तभी वो चीजों को परचेज कर पाएंगे, परचेजिंग पावर उनकी बढ़ेगी। अगर परचेजिंग पावर बढ़ेगी तभी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तभी तो इंडस्ट्री सेटअप करने का फायदा है ना, तभी तो सप्लाई बढ़ाने का फायदा है, नहीं तो सप्लाई बढ़ाने का भी क्या फायदा। तो इसीलिए अब इन्होंने सबसे पहली बात करी थी एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने की। ठीक है, डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज करनी होगी। परचेजिंग पावर इंक्रीज करने के लिए लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होगी। सेकंड रिफॉर्म इन्होंने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करे थे।
अब इनको जो मेजर्स थे, जो रिफॉर्म्स आईएमएफ ने कंडीशंस रखी थी, और उन कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की भी ज़रूरत थी, सो दैट कि जो गुड्स एंड सर्विसेज में की जो सप्लाई है हमारी इकोनॉमी में, उसको इंक्रीज किया जा सके। अब एक बार के लिए उस टाइम पे अगर हम देखें तो हमारी इकोनॉमी बिल्कुल ही अनशक्ल कर गई थी, और क्योंकि अब हमें उस टाइम पे क्या ज़रूरत थी, हमें उस टाइम पे ज़रूरत थी अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की। अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी ना। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन करने का तो फायदा नहीं है, हम बहुत सारी चीज़ें बना के रखते हैं, अगर उनकी डिमांड ही नहीं है तो प्रोडक्शन करने का क्या फ़ायदा, चीज़ें बनाने का क्या फ़ायदा। तो प्रोडक्शन अगर इंक्रीज करनी है तो उसके साथ साथ लोगों की जो परचेजिंग कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज करने की ज़रूरत थी। परचेजिंग कैपेसिटी लोगों की तभी इंक्रीज होगी अगर उनकी इनकम बढ़ेगी। तो इनकम बढ़ाने के लिए हमें जो एक्टिविटीज है उनको बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपनी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए इंडस्ट्रीज वगैरह लानी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे करने की ज़रूरत थी। लोगों की इनकम बढ़ाने की ज़रूरत थी। लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए फिर वही मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत थी। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अगर इम्प्लीमेंट होगी तभी तो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट आएगा ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तभी लोग एम्प्लॉयड होंगे, तभी उनके पास पैसा आएगा, तो तभी प्रोडक्शन बढ़ाने का फ़ायदा है ना। तो अब प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोडक्शन करते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? अब प्रोडक्शन कौन करेगा? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होगा? जिसके पास पैसा होगा। मतलब कि जो कैपिटलिस्ट लोग थे उस टाइम पे वो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, राइट। अब खुद सोचो, अब कैपिटलिस्ट लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, आम जनता की ये इनकम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सो दैट कि कैपिटलिस्ट लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनकी कंजम्पशन हो। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन्होंने किए उनको प्रो रिच बोला जाने लगा, प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट बोला जाने लगा, प्रो कैपिटलिस्ट लोग बोला जाने लगा कि ये जो रिफॉर्म्स आए हैं ना ये अमीरों के लिए है। अमीर लोग अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अमीर लोगों के लिए ही सारा काम किया जा रहा है, गरीबों के लिए तो आप कुछ कर ही नहीं रहे ना। उनके लिए तो थोड़ा बहुत आप बोल रहे हो कि ठीक है जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी इनकम बढ़ा दो तो उससे जो अमीर है वो और अमीर हो जाएंगे। लेकिन जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रह रहे हैं, बहुत गरीब लोग हैं, उनके लिए तो ये रिफॉर्म्स कुछ कर ही नहीं रहे। तो क्रिटिसिज्म इसका इस तरह से उस टाइम पे हो रहा था। तो इन रिफॉर्म्स को कहीं ना कहीं प्रो रिच बोला जाने लगा, एंटी पुअर बोला जाने लगा। अब इंडिया के केस में अगर हम बात करें तो अगर हम हायर ग्रोथ की, नो डाउट जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद इंडिया की ग्रोथ बढ़ी थी, जीडीपी रेट जो था वो भी बढ़ा था, लेकिन इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी जिसके चलते हुए इन रिफॉर्म्स को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाने लगा। और इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, कॉलिशन की गवर्नमेंट है, वहाँ पे ऐसे रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।